जो सर्किट एसी सर्किट किया उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर। सबसे पहले बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत से अप्लायंस में, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज होती है। मैंने आपको थोड़ा एक बताया भी था, एक सर्किट और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर मैं कल ले आऊंगा, वो आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा भी ऐसे होगा। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है किसको, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब करंट हाई होता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लोअर करंट। बोलने का मतलब ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, और वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा का बोलने का मतलब उल्टा भी, मतलब हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लोअर में भी बदलती है, पर सिर्फ वोल्टेज को। ठीक है, जो उसकी वोल्टेज, जैसे वो कई बार आप सुना होगा बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो उससे ट्रांसफॉर्मर जो उसकी ट्रांसफॉर्मर से जो सप्लाई जो आगे कई जगह ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं बिजली वालों के, जैसे एक ये पुलिस स्टेशन के पास भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भी लगा है आजकल ट्रांसफॉर्मर। तो इसका क्या काम होता है कि मान लीजिए करंट ज्यादा आ रहा है और आगे कम की जरूरत है, तो ट्रांसफॉर्मर उसको क्या करेगा, वोल्टेज को, करंट को नहीं, करंट उतना ही आएगा, पर वोल्टेज कितनी वोल्टेज सप्लाई आगे करनी है उसको वो कम और ज्यादा करता है। ठीक है, अब ये इसको कम या ज्यादा करने के इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर जिसे बोलते हैं। इसका जो पहला टाइप है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, जैसे ये बना है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में द ट्रांसफॉर्मर, अब हम इस जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इसको दो पार्ट में बदल देंगे, उसको दो भाग में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टेप अप क्या करेगा, द ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट, वाइस वर्सा से। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर की पूरी डेफिनेशन जो स्टेप अप में आ जाएगी। जो क्या काम करेगा, अब स्टेप अप है ना, नाम से क्लियर, अप अप मतलब लो को हाई में बदलना। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हायर करंट। ये क्या होता है कि इसमें प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल लगी होती है। ये होती है प्राइमरी कोइल जिसमें कम बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये इसमें कम वायर होती है और सेकेंडरी में ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, यहां से लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी और इस तरफ जो निकलेगी वो हायर निकलेगी, हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकलेगी। और इसका जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या काम करता है, डाउन करना ना, डाउन का मतलब कम करेगा। तो प्राइमरी में ज्यादा होती है इसमें बाइंडिंग, जब जहां जहां पे जरूरत होती है, मान लीजिए आपको सर्किट में जरूरत है कि आपको यहाँ पे जो पीछे से कम वोल्टेज आ रही है इसको हायर में बदलना है, तो वहां पे स्टेप अप लगाएंगे। पर पीछे से वोल्टेज ज्यादा आ रही है जैसे टीवी वगैरह में, ठीक है, या फिर कोई और कंप्यूटर एप्लियंस होती है जहां पे हमें कम कम वोल्टेज, अलग अलग पार्ट को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होती है, पर पीछे सप्लाई तो सभी को बराबर आएगी। तो वहां पे ये देख के फिट किया जाता है कि स्टेप अप चाहिए कि स्टेप डाउन चाहिए। तो स्टेप डाउन का क्या काम होता है, द ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहाँ पे हाई है ना, देखो ज्यादा ज्यादा वायर बाउंड हुई है यहाँ पे, तो हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लोअर करंट टू लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट। ये क्या करेगा, हाई को लो में, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा। इन अदर, पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर गिव्स द इंक्रीज्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट। देखो सिंपल सी बात, उसमें बात करें हम तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, गिव्स इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। और इसी तरह से स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर गिव्स डिक्रीज टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो आ गया ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मेरे को यहां तक बता देंगे, समझ में आ गया, स्टेप अप और स्टेप डाउन समझ में आ गया आपको क्या होता है। जल्दी से माइक ऑन करके जल्दी से बोल दो। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने पहले बोला था म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन समझ लीजिए अब एक बार, ये जो ना वायर, ये कहीं से भी आपस में कनेक्ट नहीं है, जो इस तरफ है वो इस तरफ है, जो इस तरफ है वो इस तरफ है, पर फिर भी ये जो है वो इस तक, यहां से वोल्टेज को, यहां से करंट को इस पार पहुंचा देती है, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण।
जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है इसके बीच में, वो करंट इस तरह, जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल मैंने तभी आपको समझाया था कि हम म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, इस वायर और इस वायर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, पर फिर भी जो करंट यहां से जाता है और उस तरफ भी करंट पहुंच जाता है। ये हमने गैल्वेनोमीटर को फिट करके समझा भी था इस बात को। तो ये किस, जब जब कभी भी ऐसा होता है कि इसके बीच में कोई कनेक्शन हो, तो उस वक्त कौन सा प्रिंसिपल लगता है? म्यूचुअल इंडक्शन का। तो ट्रांसफार्मर के बीच में भी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल लगता है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर में किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। An EMF is induced in a coil when a changing current flows through nearby coil। बोलने का मतलब कि इस एक ही कोयल में करंट दिया जाता है, दूसरी कोयल में जो करंट है वो सिर्फ नियर बाई कोयल के चेंज के कारण आ जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको पता लग गया होगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है, यहां से हमने एसी वोल्टेज दी। ये देखो एसी का मैंने डायग्राम फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे ये सिंबल बनाया हुआ है। यहां से मैंने एसी वोल्टेज दी प्राइमरी को। अब देखो प्राइमरी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा और सेकेंडरी पे कम है, तो प्राइमरी ज्यादा और सेकेंडरी कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन होगा। जब प्राइमरी में ज्यादा बॉन्ड हो और सेकेंडरी में कम हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे कुछ भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसके प्रिंसिपल बता रहा हूँ, सॉरी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट coils of insulated wire bound on the same iron core। One of the coil connected to AC input, जिसमें एक कोयल AC के साथ कनेक्ट होती है, जिसे प्राइमरी कोयल कहा जाता है। जो AC के साथ कनेक्ट होगी वो हमेशा प्राइमरी होगी। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन पे डिपेंड करेगा। द अदर बाइंडिंग गिव्स द आउटपुट कॉल्ड सेकेंडरी कोयल, और जो हमें आउटपुट देती है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी कोयल बोलते हैं। द प्राइमरी कोयल इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज EP। जो प्राइमरी कोयल है वो AC के साथ कनेक्ट है, जिसको EP कहा जाता है। ठीक है, EP मतलब EMF प्राइमरी। द प्राइमरी कोयल इज अलोंग विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट आ गया, और इस तरफ जो है ये सेकेंडरी सर्किट आ गया। अब हम ये आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा? जो जो डायग्राम में बना हुआ था वो हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। ठीक है, अब बात आती है थ्योरी की। तो थ्योरी क्या बोलती है इसकी? देखिए आपकी बुक में थ्योरी इस तरीके से लिखी होगी, आपने ये सारी लिखनी है। When an alternating source of EMF EP is connected to the primary coil, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई वही कहानी अभी ये बोलेंगे, मैं आपको हिंदी भी साथ में बताता चलूंगा। When alternating source of EMF EP is connected, जब EP को हम प्राइमरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट किया प्राइमरी के, ठीक है, एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास होता है इस कोयल के बीच में। ड्यू टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द प्राइमरी कोयल एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ये हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था। तो ये क्या करेगा? जब इसके बीच में करंट पास होगा तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी, एंड हेंस जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है? चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हेंस द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कोयल। जैसे ही देखो फिर से वही स्टेप आ गया, मैं फिर से समझाने लगा आपको। पहले हमने AC दिया, करंट दिया, करंट देने से इस कोयल, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस कोयल की बात कर रहा हूँ। करंट देने से इस कोयल में क्या पैदा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो गया, लिंक्ड हो गया। ठीक है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस द EMF, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? EMF इंड्यूस करता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस्ड EMF किस पे? सेकेंडरी कोल में, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी 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 तो वो कहां पे पहुंच जाएगी? सेकेंडरी कोल में पहुंच जाएगी। EMF is secondary coil. Let NP and NS the number of turns in the primary and secondary coil। हम मान लेते हैं कि NP P पे ज्यादा है, तो NP number of primary coil turns in primary coil, NS number of turns in secondary coil। The iron core is capable of coupling the whole of the magnetic flux phi produced by the turns of primary coil। ये लिखने की जरूरत है, हमने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या बोला था हमारे पास? अच्छा पहले मेरे को एक बार बता देंगे आप, मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर बताया, एक मैंने आपको स्टेप अप बताया, स्टेप डाउन बताया, प्रिंसिपल बताया, कंस्ट्रक्शन बताया और थ्योरी बताई, यहाँ तक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तक के लो अभी तक। तो मेरे को ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन तक आपको समझ में आ गया? माइक ऑन करके जल्दी से बोल देंगे, किसी को प्रॉब्लम तो वो बोल देगा कि ये दोबारा समझा दो। कंस्ट्रक्शन तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है,
ठीक है, फिर हम थ्योरी के ऊपर चलते हैं। तो थ्योरी में आपने क्या लिखना है, थ्योरी में एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने यही लिखना है कि जब ईपी को एसी के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो देखो बिल्कुल कहानी की तरह याद करोगे ना तो बिल्कुल बड़े जल्दी याद हो जाएगा। तो आपने क्या बोलना कि जब ईपी इसको प्राइमरी कोयल को एसी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें करंट पास होता है। करंट, अब मैं हिंदी बता रहा हूँ पर आपने इंग्लिश खुद बना लेनी है। करंट पास होने से उसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो सेकेंडरी कोइल के ऊपर लगती है, जो कि जिसका नाम ईएस और सेकेंडरी जो आउटपुट देती है। जहां पे जिस सर्किट के साथ इसको जोड़ना होगा वहां पे इसको जोड़ा जाता है। ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है, पहले प्राइमरी के लिए ईपी इज इक्वल टू, ईपी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, माइनस एनपी डी फाइव अपॉन डी टी। ये हमने पढ़ा था, ई पी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 मान। ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल में कितनी होगी, सिमिलरली ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव अपॉन डी टी। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो ई एस इज इक्वल टू ई पी, ई एस अपॉन ई पी, सेम इसको भी डिवाइड करेंगे तो डी फाइव ऑन डी टी से डी फाइव ऑन डी टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या जाएगा एन एस अपॉन एन पी। वेयर एन एस और एन पी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, वेयर एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या टर्न्स रेशो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू के। अब यहां से हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन का पता लगेगा कैसे। इफ के इज लेस देन 1, यदि के की वैल्यू 1 से छोटी हो, देखते चलना। इफ के इज लेस देन 1, तो जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जैसे मान लो 0.5 0.6 कुछ भी होगी, तो ये उसके में और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म, इफ के इज, इफ नहीं लगाएंगे सीधे लिखेंगे के इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए के की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, के इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इन दिस केस जैसे ये छोटी होगी तो इसका मतलब एनएस भी लेस देन हो जाएगा एनपी से। जब एनपी इस तरफ जाएगा तो एनएस इज आल्सो लेस देन एनपी। ठीक है, एंड ईएस इज आल्सो लेस देन ईपी, मतलब जो लोड होगा, जो आंसर आ रहा है वो इससे छोटा है, मतलब यहाँ पे जितनी वोल्टेज थी उससे कम निकल रही है। ये किस केस में होता है, जब क्या हो, स्टेप डाउन हो। देख लो, अब फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए। K is less than 1 for step down transformer, then NS is less than NP and ES is less than EP. That is output voltage जो होगी, that is output voltage less than input voltage. जितनी इनपुट दी आपने उससे आउटपुट कम निकलेगी। आपने मान लो 15 या 20, आपने 20 वोल्ट की इनपुट दी थी तो निकलेगी कितनी, जितनी आपको चाहिए, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, जितनी की आपको जरूरत है। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल के चार्जर। ठीक है, वो कोई चार्जर कोई 5 वोल्ट से चलता है, कोई 6 वोल्ट से चलता है, तो वो उतनी वोल्टेज जितनी की जरूरत होगी वोल्ट देगी, मतलब आउटपुट में ज्यादा है और इनपुट में कम है। ये के इज लेस देन 1, के इज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू 1 से बड़ी तो किसके, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए के की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी। अगर ये 1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब NS is greater than NP and ES is greater than EP। मतलब जो सेकेंडरी में आउट ES निकल रहा है वो EP से, जो लेवल 2 से ज्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर इज इक्वल टू, जो बिल्कुल आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है ना उसमें क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है,
कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होती है, पर ऐसा बड़ा कम होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमें नहीं मिलता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा कभी हो, कुछ ना कुछ लॉस होता ही होता है। तो आप लिखोगे आगे, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। आगे लिखिएगा फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन विच इज देयर आर नो एनर्जी लॉस, इसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो, उसमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर बिल्कुल बराबर होती है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेट आईपी एंड आईएस बी द, अब करंट की बात करते हैं। लेट आईपी एंड आईएस, अभी हम ईपी और ईएस की बात कर रहे हैं, अब करंट की बात कर रहे हैं। आईपी एंड आईएस विद द करंट इन द प्राइमरी कोइल एंड सेकेंडरी कोइल। हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि इस पे जो करंट आ रहा है वो आईपी है, इस पे जो करंट आ रहा है वो आईएस है। लेट आईपी एंड आईएस बी द करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल में आईपी और आईएस करंट है। ठीक है, देन आउटपुट पावर, देन आउटपुट पावर, पावर की बात करें, पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वी आई पावर, और यहाँ पे V नहीं है, यहाँ पे E है, तो आउटपुट पावर, आउटपुट में क्या निकल रही है, ES, ES और करंट कितना है, IS, तो आउटपुट पावर कितनी होगी, ES IS। ऐसे इनपुट पावर, इनपुट में कितनी है पावर, EP, EMF कितनी है, EP, और करंट कितना है, IP, तो EP अपॉन EP इंटू IP। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन जो हमने इसमें आइडियल में मानी थी, यहाँ पे लिखी नहीं थी मैंने, जहां पे मैंने आपको बोला था कि फॉर आइडियल, इसके नीचे आएगा वो, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इस इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ऊपर 2 माना हुआ, ये 3 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इनपुट पावर में ईपीआईपी और आउटपुट पावर में ईएसआईएस, तो क्या हो जाएगा, ईएसआईएस इज इक्वल टू ईपीआईपी, क्योंकि दोनों पावर बराबर है ना आइडियल के लिए। अब हम निकालेंगे कि ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इन जनरल E is directly proportional to या inversely proportional to current। अगर करंट बढ़ेगा तो EMF कम होगी, करंट कम होगा तो EMF बढ़ेगी। ठीक है, above equation shows that same power transformer voltage increase with the decrease in the current and vice versa। वोल्टेज इंक्रीज करती है करंट के डिक्रीज करने से, उल्टा एक दूसरे की। ठीक है, thus whatever is gained in the voltage ratio is lost the current ratio and vice versa। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर कभी भी 100% बहुत कम होता है, बट रियल ट्रांसफॉर्मर जो 90 से 99% तक प्योर हो सकता है, इतना तक एक्यूरेसी हो सकती है। पर कोई बोले कि बिल्कुल बराबर एक्यूरेसी होती तो नहीं होती है इसकी। तो आपने जो लिखना होता है वो यहाँ तक, जब आपको ट्रांसफॉर्मर आता है तो आपको कैसे आएगा पेपर में, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, गिव इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आपको बस इतना ही आएगा, तो फिर आपको प्रिंसिपल नहीं पूछा है। अगर टाइप्स का एक्सप्लेन करके करने को पूछा है तो फिर आपको प्रिंसिपल नहीं पूछा गया होगा। पर मान लो आपको ऐसा था, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एंड गिव इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, तो आपको इसका मतलब कि आपको टाइप में सिर्फ टाइप लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन लिखनी है। और कई बार आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर पूछा जाता है और इसकी थ्योरी पूछी जाती है, तो बीच का कुछ नहीं करना होता ये। ठीक है, तो या फिर अगर आपको पूरा आता है तो फिर पूरे में तो फिर आप 5 नंबर का आएगा, ये पूरा आएगा तो 5 नंबर का आएगा, पर बड़ा कम आता है, ऐसे नहीं आता। इसका एक आध क्वेश्चन आता है, ऐसे आ सकता है आपको कि इसकी जो एफिशिएंसी के बारे में आ सकता है, या फिर आपको इस तरीके से आ सकता है कि व्हेन एनएस इज लेस देन एनपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपने पूरा कर लिया होगा मगर ये याद नहीं लिखा होगा। तो एनएस जब एनपी से कम होगा तो के की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो इससे क्या है, के की वैल्यू 1 होगी, 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल होगी। तो वो आपने फिर यहाँ से देखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट में एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी क्या बोलती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी नीटा, नीटा से डिनोट करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ईएसआईएस अपॉन ईपीआईपी, बस यहाँ तक।
ठीक है। तो आगे लिखना आपने फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज 100%। जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, बढ़िया ट्रांसफॉर्मर होता है, उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। बट इन द रियल ट्रांसफॉर्मर द एफिशिएंसी वेरीज 90 to 99%। दिस इंडिकेट दैट देयर आर स्मॉल एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। पर बोलता है कि ऐसा नहीं हो पाता कि कोई 100% ही एफिशिएंट हो, उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता ही होता है। ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा गर्म हो ही जाता है, ठीक है, तो एनर्जी का लॉस उसमें हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉस कैसे कैसे होता है, वो कल करेंगे। पहले आप ये बड़ा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कल पूछो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि अब सारा का सारा इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा ना, तो फिर आगे वाला पता नहीं लगेगा, ठीक है।